हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज कुमार आप सभी को विनर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट में प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ाने जा रहा हूं। यानी कि किसी सदिश का किसी रेखा पर प्राक्षेप, जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अदर वेक्टर, मतलब एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है और कैसे प्रोजेक्शन निकाला जाता है, दोनों हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहां से हम लोग एक वेक्टर लेते हैं। एक वेक्टर ले लिए जिसका नाम दे दिए बी वेक्टर, और एक वेक्टर अदर वेक्टर जो है उसका नाम हम लोग दे देंगे ए वेक्टर, है ना। ये वेक्टर हमारा बी वेक्टर है और एक वेक्टर जो है हमारा ए वेक्टर है। अब ध्यान से देखिएगा कि इस ए वेक्टर का इस बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन कितना होगा। तो इस ए वेक्टर का जो भी परछाई इस वेक्टर पे गिरेगा, यानी कि जो भी परछाई इस वेक्टर पे गिरेगा, तो हम लोग यहां से क्या करेंगे कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और जो परछाई यहां से देखो परपेंडिकुलर गिरेगा तो यही हमारा जो इसका परछाई होगा, और यही जो होगा ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन यानी कि मैग्नीट्यूड होगा। और कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल बन गया और ए वेक्टर का बी वेक्टर पे जो प्रोजेक्शन होगा वो ए का कंपोनेंट होगा। अगर इस एंगल को हम लोग थीटा मान लिए तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा यहां से लेकर यहां तक, इसको हम लोग लिखेंगे ए कॉस थीटा। हम लोग कंपोनेंट निकालना जानते हैं, क्योंकि ए वेक्टर ये ए है तो इसको हम लोग लिखेंगे ए कॉस थीटा। ये वेक्टर ए था तो इसका जो मैग्नीट्यूड हम लोग लिखेंगे तो ए लिखेंगे, इसलिए हम यहाँ पे ए लिखे हैं। तो ये मैग्नीट्यूड होगा, ये लेंथ है ना, तो लेंथ हमेशा मैग्नीट्यूड होता है, तो इसलिए लिख दिए ए कॉस थीटा। तो हम यहां से लिखने जा रहे हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, यानी कि सदिश ए का सदिश बी की दिशा में प्रक्षेप निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का जो फॉर्मूला होगा, हम लोग यहां से देखे थे कि इसका जो मैग्नीट्यूड था ए कॉस थीटा था। इसको लिखेंगे ए कॉस थीटा। हम लोग कॉस थीटा का भी फॉर्मूला इससे पिछले वाला वीडियो में हम लोग पढ़े हुए हैं कि कॉस थीटा को हम लोग लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड ए के बराबर होता है, इसलिए हम लोग ए से ए को कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। एकदम सिंपल है, याद रखना कि जो दो वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग ऊपर में लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट, और जिस पे प्रोजेक्शन होगा उसका मॉड। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे लिए हैं, बी वेक्टर पे लिए हैं, तो मॉड किसका लगाएंगे नीचे में, बी वेक्टर का। देखो जिस पे लिया गया है, देखो किस पे लिया गया है, बी पे, तो बी पे नीचे लिखेंगे। और जिन दोनों वेक्टर का प्रोजेक्शन, जिस दोनों वेक्टर के बीच प्रोजेक्शन निकालना, उन दोनों का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। इसी के बेसिस पे हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो क्या फॉर्मूला यहां से निकल के आ जाएगा, बी का प्रोजेक्शन किस पे लेंगे, ए पे लिखेंगे, तो सिंपल सा है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और जिस पे लिया गया है उसका मॉड नीचे डिवाइड करेंगे। तो किस पे लिया गया है, तो ए पे लिया गया है, तो ए का मॉड। तो हम लोग प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखिए बहुत ही सिंपल याद करना है, सिर्फ दिमाग में यही रखेंगे कि दो प्रोजेक्शन जिस पे लेना रहता है
उसका मॉड हम लोग नीचे डिवाइड करते हैं। ऊपर में तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों फॉर्मूला में यहाँ भी सेम ही लिखा गया है, यहाँ भी सेम ही लिखा गया है, लेकिन नीचे जो लिखा गया है जिसपे प्रोजेक्शन लिया जाता है उसका मॉड से डिवाइड हम लोग करते हैं। अब यहां से हम लोग एक और चीज देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है यहां से हम लोग देखेंगे। यहां से इसको देखो, ये लिखा हुआ है a डॉट बी बटा मॉड बी किसके बराबर है, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा कि a डॉट बी बराबर, ये देखो a डॉट बी बराबर प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b इनटू ये नीचे वाला डिवाइड हो जाएगा मॉड b। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे ये a डॉट बी बराबर आ गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। ए डॉट बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होगा, ज्योमेट्रिकली ए डॉट बी क्या बताता है कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। समझ में आया। और प्रोजेक्शन निकालना रहे किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे और जिसपे निकालना है उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे। आगे हम लोग देखेंगे किसी वेक्टर को आई जे के रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं, आई जे के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे। देखो, मान लेंगे कि ए एक वेक्टर है, माना कि ए एक वेक्टर है जिसको लिखेंगे a1 i a2 j प्लस a3 k। बी एक वेक्टर है जिसको लिखेंगे b1 i प्लस के b2 j प्लस के b3 k। ठीक है। अब इन दोनों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो लिखेंगे हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखेंगे तो यहां से लिखेंगे a1 i प्लस के a2 j प्लस के a3 k डॉट b1 i प्लस के b2 j प्लस के b3 k। हम लोग जानते हैं यहां से देखो गुना करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a1 इंटू b1 और i डॉट i। तो i डॉट i हम लोग पढ़े पिछला वीडियो में कि i डॉट i क्या होता है, 1 होता है। i डॉट j क्या होता है, 0 होता है। i डॉट k क्या होता है, 0। तो यहां से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 का गुना पहले b1 के साथ होगा, a1 का गुना b2 के साथ होगा। तो जब b2 के साथ गुना होगा तो i का डॉट किसके साथ होगा, j के साथ। तो i डॉट j 0 होगा, इसलिए इस सारे को क्या बना देगा, 0। फिर i का डॉट k के साथ होगा तो भी उसको क्या बना देगा, 0। वैसे ही यहां से देखेंगे a2 का b1 के साथ जब डॉट लेंगे तो j डॉट i होगा, तो j डॉट i का मान 0 होगा। फिर यहां से देखेंगे a2 का b2 के साथ तो j डॉट j होगा, तो j डॉट j कितना होता है, 1 होता है। फिर a2 का b3 के साथ देखेंगे तो 0 हो जाएगा। वैसे ही a3 के साथ b1 0 हो जाएगा, a3 के साथ b2 0 हो जाएगा और a3 के साथ b3 का वैल्यू 1 आएगा। तो यहां से हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a1 b1 प्लस के a2 b2 प्लस के a3 b3। तो अगर दो वेक्टर दिया रहे i j k के फॉर्म में तो हम लोग उनका जो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं डायरेक्ट i का गुना i वाला के साथ करते हैं। ये देखो i वाला का गुना i वाला के साथ किए हैं,
जे वाला का गुना जे वाला के साथ किए हैं और के वाला का गुना के वाला के साथ करते हैं तो डायरेक्ट हमें डॉट प्रोडक्ट निकल जाता है। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि वेक्टर दो दिया रहे आई जे के फॉर्म में, तो उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, कोण कैसे निकालेंगे। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी तो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ए का मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, तो हम लोग वेक्टर में जब स्टार्ट किए थे उसी समय किसी सदिश का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सीखे थे। लेकिन एक बार फिर हम बता रहे हैं कि अगर ये वेक्टर ए है तो इसके मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है, ध्यान से देखिएगा। ये वेक्टर ए था तो इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आई के जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करेंगे यानी कि a1 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे यानी कि a2 का स्क्वायर और के कोफिशिएंट के स्क्वायर करेंगे यानी कि a3 का स्क्वायर और सारे का रूट ले लेंगे तो ये का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। वैसे ही b के मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आ जाएगा b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 के स्क्वायर का रूट। तो a के मैग्नीट्यूड निकाल दिए, b के मैग्नीट्यूड निकाल दिए और a डॉट b भी निकाल चुके हैं। तो cos थीटा का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन a के मैग्नीट्यूड के जगह पे लिखेंगे a1 के स्क्वायर a2 के स्क्वायर a3 के स्क्वायर के रूट। b के मैग्नीट्यूड के जगह पे लिखेंगे b1 के स्क्वायर b2 के स्क्वायर b3 के स्क्वायर के रूट। तो बहुत ही आसानी से cos थीटा का फॉर्मूला निकल के चला आएगा। अब यहां से हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि अगर a डॉट b का मान 0 होगा यानी कि a1 b1 प्लस a2 b2 और प्लस a3 b3 का वैल्यू अगर 0 हो तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और cos थीटा 0 हुआ तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और थीटा 90 डिग्री होगा तो इन दोनों वेक्टर के बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग वहां से पढ़े हुए हैं कि परपेंडिकुलर मतलब कि अगर ए डॉट बी, इफ ए डॉट बी बराबर 0, इसका मतलब क्या कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर बी के। तो ए डॉट बी के जगह पे इसको लिखेंगे a1 b1 प्लस के a2 b2 प्लस के a3 b3 बराबर 0। इसका मतलब होगा कि ए वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के। तो कहीं क्वेश्चन में अगर सिद्ध करने के लिए दे दे, प्रूफ करने के लिए दे दे कि ए और बी प्रूफ करो कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि a डॉट बी निकालेंगे यानी कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अगर वो 0 आता है तो ए और बी परपेंडिकुलर होगा। ये हमारे परपेंडिकुलर दो वेक्टर अगर दिया हो तो ये परपेंडिकुलर का कंडीशन होता है, ये कंडीशन होता है परपेंडिकुलर का a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर फॉर टू वेक्टर, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर यानी कि लंब होने की शर्त जो होता है वो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 0 होना चाहिए जब दो वेक्टर दिया हो तब। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि दो वेक्टर के समांतर होने की क्या शर्त होता है यानी कि पैरेलल होने की क्या कंडीशन होता है, कैसे पता करेंगे कि दो वेक्टर पैरेलल होगा। तो यहां से हम लोग देखेंगे
पैरेलल के कंडीशन हम लोग पढ़े थे कि दो वेक्टर पैरेलल होगा तभी पैरेलल होता है जब ए वेक्टर बराबर लेमडा टाइम बी वेक्टर होगा। हम लोग डेफिनेशन में ही लिखवाए थे कि दो वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल तभी होता है जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के लेमडा टाइम होता है। लेमडा यहाँ पे क्या है, कोई स्केलर है। ए वेक्टर के जगह पे हम लोग लिखेंगे a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप बराबर लेमडा, और बी वेक्टर के जगह पे लिखेंगे b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। यहां से हम लोग देखेंगे आई और जे के कोफिशिएंट जो होगा, आई जे के कोफिशिएंट जो होगा दोनों साइड से कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ आई जे की। तो जब कंपेयर करेंगे हम तो लिखेंगे यहां से, देखो ध्यान से, आई के कोफिशिएंट यहाँ पे है a1 और यहाँ पे आई के कोफिशिएंट क्या है लेमडा इंटू b1। यहां से हम लोग लिखेंगे a1 अपॉन b1 बराबर क्या लेमडा, जिसका एक नंबर समीकरण नाम देंगे। फिर j के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहां से लिखेंगे a2, j के कोफिशिएंट क्या है लेमडा इंटू b2, तो लिखेंगे लेमडा इंटू b2। यहां से आ जाएगा a2 अपॉन b2 बराबर क्या लेमडा, इसका दो नंबर नाम देंगे। k के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहां से आएगा a3 लेमडा इंटू b3। यहां से लिखेंगे a3 अपॉन b3 बराबर क्या लेमडा। ये तीनों समीकरण को हम लोग देखेंगे, ये तीनों क्या है लेमडा है। इसका मतलब कि 1, 2 और 3 तीनों क्या है सेम इक्वे बराबर है। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 समीकरण 1, 2, 3 से क्या हम लोग लिखेंगे कि a1 बटा b1 बराबर a2 बटा b2 बराबर a3 बटा b3। ये क्या होता है, ये पैरेलल के कंडीशन होता है। इसका मतलब कि हम लोग को पता करना होगा कि अगर a और b दो वेक्टर अगर समांतर होंगे तो a1 बटा b1, a2 बटा b3 और a3 बटा b3 का जो रेशियो होगा तीनों में क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो हम लोग बिना बनाए भी बता सकते हैं इस a1 बटा b1, a2 बटा b2 और a3 बटा b3 का रेशियो देख लेना है कि समान है कि नहीं। अगर समान है तो पैरेलल होगा, अदरवाइज पैरेलल नहीं होगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे पैरेलल की कंडीशन हो गया, परपेंडिकुलर की कंडीशन हमने बता दिया, एंगल कैसे निकाला जाता है वो भी बता दिया। इसके बाद में एनसीईआरटी के जो हमारे पास थ्योरी था डॉट प्रोडक्ट का वो हमने दे दिया, लेकिन कोई बुक में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट एलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर। तो आरडी शर्मा में है, किसी सिन्हा में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, तो उसका थ्योरी हम बता दे रहे हैं आप लोगों को कि किसी वेक्टर को वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एलॉन्ग एंड पैरेलल, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एलॉन्ग एंड पैरेलल। लिखेंगे यहां पे components of a vector along and perpendicular to components of vector A along and perpendicular to vector B। ध्यान से देखेगा, यहां पे एक वेक्टर B है और एक वेक्टर A है। A का कंपोनेंट लेना है,
ए का कंपोनेंट लेना है, एक बी की दिशा में है मतलब एलॉन्ग होना चाहिए और एक बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ध्यान से देखेगा, ए का कंपोनेंट बी के एक एलॉन्ग होना चाहिए और एक परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एलॉन्ग होगा उसके लिए हम लोग एक v1 वेक्टर एज्यूम कर लिए और परपेंडिकुलर होगा इसके लिए हम लोग एक v2 वेक्टर एज्यूम कर लिए। अब ध्यान से देखेगा, ये जो वेक्टर ए था, इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा v1 पे, तो v1 का जो मैग्नीट्यूड होगा, ध्यान से देखिएगा, जो v1 वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड, ए का प्रोजेक्शन अगर बी वेक्टर पे ले लिया जाए, ए का प्रोजेक्शन अगर बी वेक्टर पे ले लिया जाए तो ये v1 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे ले लिया जाए तो इसको लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ये क्या होगा, भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन किसी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, ये मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी होना चाहिए। तो जब हम लोग दिशा लिखेंगे तो दिशा के लिए यूनिट वेक्टर, उसी के दिशा में यूनिट वेक्टर से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो v के दिशा में यूनिट वेक्टर कौन, b के यूनिट वेक्टर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से हम लोग लिखेंगे v का फॉर्मूला प्रोजेक्शन ऑफ a यानी कि a डॉट b अपॉन b का मैग्नीट्यूड, b के यूनिट वेक्टर को लिखेंगे b वेक्टर अपॉन b के मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट वेक्टर लिखने का भी फॉर्मूला हम लोग बताए हुए हैं कि किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसी के मॉड से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से जो v1 वेक्टर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर इंटू b वेक्टर अपॉन b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको लिखेंगे v1 वेक्टर बराबर a डॉट b बटा मॉड b का स्क्वायर इंटू में b वेक्टर। ये v1 वेक्टर निकल गया, यानी कि a वेक्टर का b वेक्टर के लॉन्ग एक वेक्टर जो था वो v1 था जिसका मान निकल गया। v2 वेक्टर भी हम लोग लिखेंगे। तो v2 वेक्टर देखो कैसे लिखेंगे, ये वेक्टर जो था b वेक्टर था, तो इसके अगर डायरेक्शन उल्टा कर दे, यानी कि इसके डायरेक्शन को अपोजिट कर दे, ये v1 था, और इसके डायरेक्शन को अपोजिट कर दे तो ये हो जाएगा माइनस के v1। यहां से ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो a वेक्टर, ध्यान से देखेगा, माइनस के v1 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, v2 वेक्टर। तो यहां से लिखेंगे a वेक्टर माइनस के v1 वेक्टर बराबर v2। a वेक्टर और v1 का जो वैल्यू था वो भर देंगे, a डॉट b अपॉन b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इंटू में वेक्टर b। ये आ गया हमारा v2 वेक्टर।